हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसके सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बेस पे ही इस चैप्टर को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया हुआ है। एक होता है मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। तो आज हम मेटल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और फिर वो कैसे केमिकल रिएक्शंस में कैसे इन्वॉल्व होता है, क्या क्या बनाता है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल्स पढ़ लेते हैं। पहले मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेटल्स के यूजेस पढ़ेंगे कि मेटल्स के क्या यूजेस हैं। कुछ यूजेस हैं मैं उसके साथ साथ बताते जाऊंगा जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, और कुछ यूजेस जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में। पहले हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो जो मेटल्स की सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स आर मेलेबल। मतलब कि मेटल्स होते हैं मेलेबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी, जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उनको एक शेप दी होती है, तो उससे पहले उसको एक शीट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको कोई शेप देते हैं। या फिर आपने सिल्वर फॉइल वगैरह देखा होगा, तो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, उनको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने स्वीट्स वगैरह की शॉप्स पे देखा होगा, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं थिन शीट्स वगैरह, तो सारी क्या है, मेटल की शीट्स होती हैं। तो मेटल को थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। और सेकंड प्रॉपर्टी जो मेटल्स की होती है वो होती है मेटल्स आर डक्टाइल। मतलब इसकी जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये होता है कि मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स बना सकते हैं इससे। ठीक है, जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत से इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं जो मेटल से बनी होती हैं, जैसे कॉपर एल्युमिनियम से बनी होती है। ठीक है, तो ऐसे इसको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है, जिससे कि हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी मेटल्स आर डक्टाइल। और थर्ड होता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से पास होने अलाउ करते हैं, मतलब उनसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकती है। जैसे कि अगर हम इसके हीट और कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं, तो जो इसमें सिल्वर होता है उसको बेस्ट कंडक्टर माना जाता है कि वो बहुत अच्छे हीट को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से अपने अंदर से पास करता है। उसमें लो रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए सिल्वर जो होता है बहुत अच्छा और सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। लेकिन सिल्वर को ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो जो भी आप वायर वगैरह देखते हो मोस्टली एल्युमिनियम की होती है, कॉपर्स की होती हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से ये कंडक्टिविटी करता है। जैसे कि आपने देखे होंगे जो कुकिंग बर्तन होते हैं, जो खाना बनाने वाले, वो क्या होते हैं, उसमें खाना तभी पकता है जब उसमें से हीट ट्रांसफ़र होती है, तभी फूड पकता है। तो ऐसे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्ट्रस। मतलब कि मेटल जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, उनको हम पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, जो क्योंकि शाइनिंग होते हैं, थोड़े से अगर डल होने लग गए तो हम उसको शाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ज्वेलरी वगैरह हो गई। ठीक है, आपने देखा होगा ज्वेलरी वगैरह कितनी शाइनिंग होती है। गोल्ड की ज्वेलरी देखो कितनी शाइनिंग होती है। तो मतलब क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं शाइनिंग होते हैं, इसीलिए इनको डेकोरेटिव पीसेस वगैरह में लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्वीट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, डेकोरेट करने में शाइन करते हैं, अच्छे लगते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सिल्वर होता है, सिल्वर क्या करता है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सॉरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। तो जो सिल्वर हो गया गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, तो मतलब कि लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। तो कहीं भी लाइट जब रिफ्लेक्ट करनी होती है तो वहाँ पे देखे होगा आप सिल्वर फॉइल सा लगा होता है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आप मोस्टली देख सकते हैं शूटिंग्स वगैरह पे ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल जो होते हैं ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है देखो, इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं जो हम साथ साथ पढ़ते चलते हैं। जैसे सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, ये हार्ड सब्सटेंसेस नहीं होते, हार्ड मेटल्स नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से ईजिली कट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने याद रखना है। और एक होता है मरकरी। मरकरी जो होता है ये हार्ड नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर जो होता है उस पर देखें तो ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो जो इसकी कुछ एक्सेप्शंस है वो भी आपने साथ में याद रखनी है। और इसकी 6th प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने पढ़ा कि मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओबियसली जो चीज़ें हार्ड स्ट्रॉन्ग होती हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और मेटल्स आर सोनरस, मतलब कि मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक दूसरे से टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ठीक है। तो इस तरह से उनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं उसके, और उसको हम यूज़ करते हैं कैसे, कि जैसे कि बेल वगैरह बनाने में मेटल्स का यूज़ होता है, क्योंकि जब बेल होती है उसमें साउंड की ज़रूरत होती है, तो इससे बेल बना लेते हैं। या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो सारे मेटल से बनते हैं, क्योंकि इसमें ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं इससे। जैसे आयरन हो गया, आयरन का यूज़ होता है। जैसे घर बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है मोस्टली उसमें आयरन लगता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। तो हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है। और जो मेटल ऑक्साइड बना है ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं फिर हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है हमें, सोडियम ऑक्साइड दे रहा है, और इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। और कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको केरोसिन ऑयल में क्यों रखे जाते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर लिथियम हो गया, ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। अगर इनको ओपन में रख देंगे तो एयर के साथ, ये एयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, रिएक्ट कर जाएंगे। तो इनको प्योर रखने के लिए किसमें, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जितने भी बेसेज हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं। मेटल ऑक्साइड शोड बेसिक बिहेवियर इन सॉल्यूशन, जैसे कि हमने अभी पढ़ लिया कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक बिहेवियर सॉल्यूशंस में शो करते हैं। एग्जांपल हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शोज एसिडिक बिहेवियर एज वेल एज बेसिक बिहेवियर आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्साइड्स जो हैं बेसिक बिहेवियर भी शो करती हैं और एसिडिक बिहेवियर भी शो करती हैं। ऐसे ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड्स हो गया, जिंक ऑक्साइड्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी देते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। जैसे जिंक है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखना जो जिंक ऑक्साइड है HCl के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है हमें, जिंक क्लोराइड दे रहा है, साथ में वाटर मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे जब HCl जो है एक एसिड है तो ये बेस की तरह यहाँ पे रिएक्ट करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन में क्या है, जिंक ऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है एसिडिक बिहेवियर शो करेगा अपना। तो इस तरह से दो तरह के बिहेवियर शो करते हैं, और ऐसे एल्युमिनियम भी दो तरह का बिहेवियर शो करता है। और जितने भी ऑक्साइड्स हैं इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अब हम मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है हमें, मेटल ऑक्साइड्स या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसके हम कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे रही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसमें थर्ड है जब एल्युमिनियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने तीन तरह की इक्वेशन देखी। देखो इसमें डिफरेंस क्या है
कि देखिए जो कैल्शियम के साथ वाटर है ना, ये कोल्ड वाटर है, ठीक है, और जो मैग्नीशियम के साथ वाटर रिएक्ट कर रहा है ये हॉट है, ठीक है, और एल्युमिनियम के साथ जो वाटर रिएक्ट कर रहा है ये स्ट्रीम फॉर्म में है। तो मतलब कि देखो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम है वाटर का, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रीम फॉर्म में है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि इस सिचुएशन पे ऐसे क्यों मतलब रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए मतलब कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इसलिए वो ईजिली वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और हमें आगे प्रोडक्ट दे देता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो कैल्शियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसलिए उसको थोड़ा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए इसको हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और जो एल्युमिनियम है वो इन दोनों से कम रिएक्टिव है, इसलिए ये स्ट्रीम फॉर्म पे वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड दे रहा है। तो इस तरह से हमें पता लग रहा है कि कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम देन एल्युमिनियम। तो इस तरह से हमें इसकी रिएक्टिविटी के बारे में पता लग रहा है, और इसलिए ये अलग अलग टेम्परेचर पे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स समझ सकते हैं, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, जब मेटल जो है डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, मेटल सॉल्ट देता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एग्जाम्पल देख लें, जैसे सोडियम है, सोडियम डिल्यूट एसिड है, उसके साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद हमें क्या देता है NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहाँ मैग्नीशियम है, HCl के साथ डिल्यूट HCl है, इसके साथ रिएक्ट करता है, हमें क्या देता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसमें क्या है देखना, ये सिंपल सा है कि मतलब आपको पता होना चाहिए जब डिल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, और उसके साथ में आपको एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं तो आपने एग्जांपल्स भी साथ लिख के आने हैं, ठीक है। देखो कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या है डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, फिर गोल्ड हो गया, ये क्या करते हैं डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये भी आपने पॉइंट दिमाग में रखना है अपने, ठीक है। और एक वर्ड आ जाता है एक्वारेजिया, मतलब एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज एक्वारेजिया, तो आप बता सकते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशो ऑफ 1:3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि ये जो एक्वारेजिया होता है ये मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये कौन सी रेशो में होता है 1:3 में। तो इस तरह से आप इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं, और आपने ये वर्ड याद रखना है एक्वारेजिया और इसका क्या मतलब होता है, और इसकी रेशो याद रखनी है एग्जैक्ट ऐसे। मेटल्स की आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मतलब इसको अगर हम समझ लेंगे तब जाके हमें आगे की उसकी प्रॉपर्टीज़ समझ आएंगी, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है वो। तो आपको पहले इसको समझना होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होती हैं, उसके बाद आप आगे की प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये कह रहा है कि एक तरह की ये अरेंजमेंट है वर्टिकल कॉलम में जो कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब जैसे जैसे डाउन जाएंगे वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, और याद कैसे करेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो इस तरह से आप याद रखते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो आपको यहाँ तक याद हो जाएगा, उसके बाद 1-2 है आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। अब यहाँ पे देखना आप, ये जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स हैं क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखना, जो हाइड्रोजन होता है वो मेटल नहीं होता है, फिर उसको मेटल के साथ मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखा गया है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है ये मेटल्स की तरह बिहेवियर शो करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और पॉजिटिव आयंस बनाता है, इस करके ये इसका बिहेवियर मेटल की तरह है, इसलिए इसको मेटल की सीरीज में रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि जो कई बार कहते हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं कुछ ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको इसलिए मोर रिएक्टिव कहते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको जल्दी लूज कर देते हैं और वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और जो मेटल्स थोड़ा टाइम लगाते हैं और उसके बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मतलब ईजिली लूज नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो मतलब कि टाइम लगाने इसलिए उसको उनको लेस रिएक्टिव कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं।
और एक चीज़ आपने याद रखना है, किसी भी कंपाउंड में आप देखेंगे किसी का अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि किसी मेटल का सॉल्ट है उसके साथ कोई मेटल जो है रिएक्ट कर रहा है, अगर जो मेटल रिएक्ट कर रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपाउंड वाले मेटल से, तो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा और अपना सॉल्ट वो बनाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो एक पॉइंट आपने याद रखना है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, और जो इसका उल्टा अगर हम देखें, जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, मान लो कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्ट है, उसके साथ लेस रिएक्टिव मेटल जो है रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन आगे फर्दर नहीं होगा। इस पॉइंट को आपने दिमाग में रखना है। तो हम फोर्थ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, मेटल्स की फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स को पढ़ लिया है, अब देखो ये हमें इसमें हेल्प करेगी इसको समझने में, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो हम फोर्थ प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं मेटल्स की। देखिए इसमें क्या है, जब सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन कौन से सॉल्ट का है, बी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। मेटल ए के साथ, जब मेटल ए इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, मेटल ए का मिल रहा है, और साथ में हमें मेटल बी मिल रहा है। मतलब एक मेटल जो है इसके साथ दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है और खुद का सॉल्ट बना रहा है, और दूसरे वाले सॉल्ट में जो मेटल था उसको रिमूव कर दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉपर है जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है तो जिंक क्या कर रहा है, इसके ही इस सॉल्ट से रिप्लेस करके उसकी जगह खुद ले रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जैसे कि हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कॉपर यहाँ पे है और ये जो जिंक है यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए जिंक ऊपर, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। ठीक है, इसलिए कॉपर लेस रिएक्टिव हुआ, तो इसलिए कॉपर को क्या कर रहा है, रिप्लेस करके उसकी जगह खुद ले रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक साल्ट के सॉल्यूशन से दूसरा मेटल उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, और जैसे कि इसका उल्टा हो जाए, तो अगर उल्टा मान लो यहाँ पे जिंक सल्फेट है और उसके साथ कॉपर रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखते हैं। जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, एक आयनिक क्लोराइड बनाता है। जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक क्लोराइड होगा। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और दे रहा है NaCl। तो जो देखो यहाँ पे NaCl है, एक आयनिक क्लोराइड है, क्योंकि इसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको आयनिक क्लोराइड कह रहे हैं। ठीक है, अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखते हैं। जब मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बोलता है, मेटल हाइड्राइड्स बनाता है। तो मेटल हाइड्राइड्स बना रहा है, तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड बना रहा है। तो इस तरह से हम इसको सारा समझ सकते हैं। और देख लो मेटल जनरली जो है क्या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ ही मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ऐसे ही कुछ मेटल्स हैं जो इनके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। सारे मेटल जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कुछ हमने इसकी यूजेस पढ़ लिए, कुछ यूजेस रहते हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया, मैंने साथ साथ ही आपको बता दिया कि मेटल्स के क्या यूजेस हैं। बिल्डिंग वगैरह बनाते से आयरन वगैरह का यूज़ हो जाता है। हाउस होल्ड जो यूटेंसिल्स होते हैं तो सारे मेटल से ही बने होते हैं। एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सोडियम या फिर जर्कोनियम होता है, उसकी हेल्प से एटॉमिक एनर्जी भी बनाई जाती है। ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है। और आपने देखा है जिंक का यूज़ होता है गैल्वेनाइजिंग में, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ऐसे आप मेटल्स की यूजेस को भी समझ सकते हैं।